आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि लोक प्रशासन को आखिरकार तुलनात्मक लोक प्रशासन कहने की नौबत क्यों आई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको तुलनात्मक क्यों बोला जाता है। आप जानते हो कि 1812 में जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन के सबसे पहले चार्ल्स जीन बोनिन ने कुछ अपने सिद्धांत दिए थे। उसके बाद 1887 से 1926, 1927 से 1937 इस तरह से जो विकास लोक प्रशासन का विकास हुआ। उसके बाद जो है सबसे प्रथम जो थे विल्सन, उन्होंने क्या कहा था कि प्रशासन जो है राजनीति से एक अलग विषय है। प्रशासन राजनीति से अलग विषय है। प्रशासन अपना एक स्वयं विषय है, वो अपने आप में सक्षम है। अब जब प्रशासन ने अपना एक अलग विषय है तो उसके बहुत ढेर सारे सिद्धांत दिए गए। 1927 से 1937 तक जो है लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। 1927 से 1937 तक सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। पर जब इस सिद्धांतों को अमेरिका के बाहर लागू किया गया, जब इन सिद्धांतों को अमेरिका के बाहर लागू किया जाने लगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो पता चला कि ये जो सिद्धांत अमेरिका में लागू हो रहे थे, वहाँ सही तरीके से काम कर रहे थे, यह दूसरे देशों में काम ही नहीं कर पा रहे थे। विकसित देशों के अलावा विकासशील देशों में यह कार्य नहीं कर पा रहे थे। तब जो है यह महसूस हुआ कि हमें एक अलग तरह के सिद्धांत बनाने की ज़रूरत हुई। तो उस समय जो विद्वान थे वो अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था का, सरकारों का, उस देश के आर्थिक व्यवस्था का, हर एक चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करने लगे। तब से जो है इसको तुलनात्मक लोक प्रशासन कहा जाने लगा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है? सामान्य शब्दों में तुलनात्मक लोक प्रशासन से तात्पर्य ऐसे विषय से, सामान्य शब्दों में तुलनात्मक लोक प्रशासन का तात्पर्य ऐसे विषय से है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना एवं कार्यात्मकता की तुलना की जाती है। यानी कि जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों की तुलना की जाए, किसी प्रशासनिक इकाई की तुलना की जाए कि वह उसकी संरचना कैसी है, वह कार्य कैसे करता है वह प्रशासनिक इकाई, इसकी जब तुलना की जाए तो वही तुलनात्मक लोक प्रशासन कहा जाता है। यह तुलना जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दो देशों के बीच हो सकता है, अंतर्राज्यीय दो राज्यों के मध्य हो सकता है, अंतर्विभागीय भी हो सकता है, दो विभागों के अंदर भी हो सकता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास 1960 के दशक में हुआ। तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास 1960 के दशक में हुआ था। फेरेल हेडी 1960 के दशक को तुलनात्मक प्रशासन आंदोलन का स्वर्ण युग कहते हैं। जैसे सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है कि 1927 से 37 तक, उसी तरह से 1960 के दशक को फेरेल हेडी, कौन कहता है? फेरेल हेडी यह कहते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन आंदोलन का स्वर्ण युग है 1960 का दशक। मोहित भट्टाचार्य ने वुड्रो विल्सन को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक माना है। मोहित भट्टाचार्य ने वुड्रो विल्सन को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक माना है। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता, तब तक इसका विज्ञान होने का दावा खोखला है। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रॉबर्ट डहल यह कहते हैं, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक इसका विज्ञान होने का दावा खोखला है। रॉबर्ट डहल यह कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति व तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति व तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति व तुलनात्मक लोक प्रशासन समान रूप से आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की क्या है? आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की अस्थायी देन है। क्या है? तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक लोक प्रशासन, यह दोनों ही आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की देन है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विद्वानों का मूल उद्देश्य लोक प्रशासन को परंपरागत अध्ययन के क्षेत्र एवं परंपरागत अध्ययन प्रणालियों की सीमा से बाहर निकालना था, उसके क्षेत्र को विस्तृत करना था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? तुलनात्मक लोक प्रशासन के विद्वानों का मूल उद्देश्य क्या था? लोक प्रशासन जो परंपरागत तौर तरीके से अध्ययन करता आ रहा था, इसके जो अध्ययन क्षेत्र थे, इन सभी प्रणालियों की सीमा को लांघ कर उसको उन सीमाओं से बाहर लाना था, इसके क्षेत्र को जो है बड़ा करना था तथा नई समस्याओं के समाधान के अनुरूप मान्यताओं को स्थापित करना था। जो सिद्धांत पहले बने हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, वह जो है दूसरे देशों पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, लागू नहीं हो पा रहे थे, नई समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे। जो नए तरीके की समस्याएं आ रही थी देशों के प्रति सामने, उनका समाधान नहीं किया जा रहा था। वही काम जो तुलनात्मक लोक प्रशासन ने किया था कि वह जो है नई समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाल रहा था। तुलनात्मक लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि पर वुड्रो विल्सन, रॉबर्ट डहल, फेरेल हेडी, रिक्स आदि विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। विल्सन का उद्देश्य क्या देखना था? संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य देशों की प्रशासनिक परिपाटियाँ
वह संस्थाएं अंतर स्थापित हो सकती हैं। अंतर स्थापित हो सकती हैं, क्या यह किसका था? विल्सन का उद्देश्य था। रॉबर्ट डहल का सिंपल सा था कि लोक प्रशासन को तुलनात्मक बनाने का उद्देश्य उसे विज्ञान बनाना था। वह जो है लोक प्रशासन को विज्ञान बनाना चाहते थे, इस वजह से लोक प्रशासन को तुलनात्मक बनाना चाह रहे थे। कौन? रॉबर्ट डहल। हेडिक का लक्ष्य क्या था? हेडिक का लक्ष्य था सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्षों का एकीकरण करना। सैद्धांतिक व प्रायोगिक पक्षों का एकीकरण करना था। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति, तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति व प्रवृत्ति क्या थी? फ्रेडरिक्स के अनुसार 3 प्रवृत्तियां थी तुलनात्मक लोक प्रशासन की। आदर्शात्मकता से अनुभव संबंधी उन्मुखता, जैसे पहले लोक प्रशासन जो है आदर्शवाद हुआ करता था, अब क्या था कि इसको जो है अनुभव से संबंधित किया गया। क्या होना चाहिए की बजाय क्या है पर जोर दिया जाने लगा तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है ध्यान दिया जाने लगा। गैर परिस्थितिकी से परिस्थितिकी उन्मुखता की ओर बल दिया, गैर परिस्थितिकी से परिस्थितिकी उन्मुखता की ओर बल दिया जाने लगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है कि पहले हम विशिष्ट गुणों को देखते हैं, फिर एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। सामान्य निष्कर्ष क्या है कि एशियाई घोड़े काले होते हैं। अगर ये निष्कर्ष निकाला जाए तो एशियाई घोड़े काले होते हैं, ये सामान्य निष्कर्ष है। लोक प्रशासन में पहले क्या होता था कि पहले सामान्य निष्कर्ष निकाल लिया जाता था, एक सिद्धांत बना लिया जाता था कि सारे घोड़े जो है एशिया के वो सब काले हैं। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, पहले सिद्धांत नहीं, एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है कि सारे घोड़े काले हैं, बल्कि टहल कर उनका अध्ययन किया जा रहा है क्या सारे घोड़े वास्तव में काले हैं एशिया के। तो पहले उनका निरीक्षण, उनका डाटा इकट्ठा किया जाता था, फिर निष्कर्ष निकाला जाता था कि हाँ एशिया के सारे घोड़े काले हैं। तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका अर्थ होता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को प्रेरित करने वाले तथ्य कौन थे? तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को प्रेरित करने वाले तथ्य कौन थे? सबसे पहला है अधिक व्यापक विषय क्षेत्र की खोज करना। अधिक व्यापक विषय की क्षेत्र की खोज करना चाहता था तुलनात्मक लोक प्रशासन। इसके तहत लोकतांत्रिक, निरंकुश, विकसित व विकासशील, पूंजीवादी व साम्यवादी देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आनुभाविक यानी कि तुलनात्मक अध्ययन या फिर वहाँ पर जाकर अनुभव किया गया अध्ययन करना था। यथार्थवादी व्यवहारिक अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करना। यथार्थवादी व्यवहारिक अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करना यानी कि अनुभव के आधार पर यथार्थ तथ्य हैं उसके अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करना था। औपचारिक व आदर्शवादी की बजाय यथार्थ अध्ययनों पर बल दिया जाने लगा इस समय। सैद्धांतिक, तीसरा है क्या है, सैद्धांतिक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा ताकि मॉडल्स व सिद्धांतों का निर्माण कर लोक प्रशासन में वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके। चौथा क्या है, विकासशील राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। विकासशील राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को प्रेरित करने वाले तत्व यह भी है कि विकासशील राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाने लगा। लोक प्रशासन को वैज्ञानिक बनाने का आकांक्षा थी। तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या कर रहा था, लोक प्रशासन को वैज्ञानिक बनाना चाह रहा था। लोक प्रशासन को स्वायत्त, छठा है लोक प्रशासन को स्वायत्त अध्ययन विषय का रूप दिलाना। पहले लोक प्रशासन जो है राजनीति के तहत था, लेकिन तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत पूरी तरह से इसको एक अलग विषय के रूप में स्थापित करना था। CP यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की प्रारंभिक अवस्था अपने एक उपक्षेत्र विकास प्रशासन की समृद्धि के कारण समृद्धशाली बना। जो है पहले विकास प्रशासन का विकास हुआ, उसी के अंतर्गत जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। 1960 से 70 के दशक के बीच जो है CPA तुलनात्मक लोक प्रशासन में विकास प्रशासन का बोलबाला था। अब हम देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति के मॉडल। तुलनात्मक राजनीति के सबसे पहला मॉडल क्या है, मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल। फेरेल हेडी, रॉबर्ट फ्रेस्थस, अल्फ्रेड डायमंड, माइकल क्रोजर आदि ने नौकरशाही का तुलनात्मक अध्ययन किया। यानी कि नौकरशाही जो है प्रशासनिक प्रणाली जो है वह बहुत सारे देशों का या फिर राज्यों की जो है प्रशासनिक प्रणाली उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा। FW रिक्स की तुलनात्मक मॉडल पारिस्थितिकी दृष्टिकोण इन्होंने दिया था। FW रिक्स संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, कृषि औद्योगिक मॉडल दिया था। बहुकार्यात्मक समपार्श्वी अल्प कार्यात्मक मॉडल दिया था। साला मॉडल दिया था FW रिक्स ने। तीसरा है विकास प्रशासन के मॉडल। समर्थक कौन थे, एडवर्ड W वीडनर थे, जॉर्ज गांड थे, फ्रेडरिक्स व लॉ पालम्बरा आदि। चौथा क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन के मॉडल में, एंथनी डाउन्स का मॉडल था।
डाउन्स ने 5 प्रकार की नौकरशाही बताई थी। कौन कौन सी? लता, संरक्षक, कट्टरपंथी, अधिवक्ता, राजमर्मक। इससे क्वेश्चन पूछता है तो देख लीजिएगा। एंथनी डाउन्स का मॉडल, सबसे पहले इन्होंने 5 प्रकार के दिया था। तो एंथनी डाउन्स ने, इनकी पुस्तक थी इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, जो 1967 में आई थी। इनसाइड ब्यूरोक्रेसी में रेखांकित किया कि व्यापार प्रशासन में एक व्यक्ति बाजार अनुशासन के अधीन होता है, एक व्यक्ति बाजार अनुशासन के अधीन होता है, जबकि लोक प्रशासन में लोक नौकरशाही लाभ उद्देश्य न होने के कारण अनियंत्रित रहती है। क्या कहा एंथनी डाउन्स ने इनसाइड ब्यूरोक्रेसी में, जो 1967 में आई थी, कि व्यापार प्रशासन में एक व्यक्ति बाजार के अनुसार चलता है, यानी बाजार में जो मूल्य रेट तय होता है उसी के अनुसार चलता है। लेकिन नौकरशाही जो है वह उसका कोई लाभ कमाना नहीं होता है, उसको बस नियम कानून के हिसाब से चलना होता है। वहाँ पर जो है नौकरशाही के अंतर्गत जब ये प्रशासन होता है तो ये अनियंत्रित होता है, व्यापार जो है अनियंत्रित होता है वहाँ पर। उसने नौकरशाही के 5 रूप बताए थे। कौन? लता, संरक्षक, कट्टरपंथी, अधिवक्ता, राजमर्मक। इन्होंने नौकरशाही की निंदा करते हुए क्या लिखा था? नौकरशाही की निंदा करते हुए क्या लिखा एंथनी डाउन्स ने? नौकरशाही जिंदा रहने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित है और नौकरशाह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है। नौकरशाही जिंदा रहने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होती है और नौकरशाह जो होते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। इस संबंध में डाउन्स ने स्वयं सेवा स्वामी भक्त का नियम दिया था, जिसका मतलब क्या था? जिसका आशय यह था कि सब अधिकारी जनहित की बजाय उस संगठन के प्रति पूर्ण ईमानदार व वफादार होते हैं जो उनकी नौकरी की सुरक्षा व प्रोन्नति नियंत्रित करता है। डाउन्स ने नौकरशाही के 5 मौलिक प्रकार बताए थे। कौन कौन से? लता, संरक्षक, कट्टरपंथी, अधिवक्ता, राजमर्मक। याद रख लीजिएगा इसको, लता, संरक्षक, कट्टरपंथी, अधिवक्ता, राजमर्मक। लता क्या है? लता क्या करती है कि किसी भी दिशा में अनियंत्रित रूप से बढ़ती जाती है। तो यह है नौकरशाही धन, आय, प्रतिष्ठा को बढ़ाता रहता है। यह धन, आय, प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहते हैं। संरक्षक क्या करते हैं? ये सुविधा और सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। लताओं के विपरीत ये अपनी शक्ति व आय की प्रतिष्ठा को बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि जो है उसे बनाए रखना चाहते हैं। कट्टरपंथी क्या थे? ये सरकार की संकीर्ण नीतियों के प्रति स्वामी भक्त हुए। सरकार की जो नीतियाँ बनी उसी के स्वामी भक्त होते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं, उसी को पालन करवाना चाहते हैं। अधिवक्ता क्या है? ये व्यापक प्रकारों और व्यापक संगठनों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। व्यापक प्रकारों और व्यापक संगठनों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। राजमर्मक ये संपूर्ण समाज के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। राजमर्मक ये संपूर्ण समाज के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, जैसे नेता टाइप के होते हैं। ये राष्ट्रीय नीतियों व कार्यों को प्रभावित करने के लिए शक्ति चाहते हैं। ये राष्ट्रीय नीतियों व कार्यों को प्रभावित करने के लिए शक्ति चाहते हैं। स्वहितकारी व जन कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। ये स्वहितकारी व जन कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। प्लेटो के अभिभावकों के तुल्य होते हैं, यानी कि प्लेटो के जो अभिभावक थे, जो राजा थे, उसके समान होते हैं, कि आदर्श जो होते हैं उस तरह से ये लोग होते हैं राजमर्मक।